ट्रांसफर कर दिया वो तो पूरा हार्ड रिकवर कर जाएगा। जिसकी क्लेम वाली बात थी 5,000 रिकवर कर रहा है। क्या देखिए HIDC इनोसेंट नहीं जाता। HIDC ने पूरे पैसे दिए अमाउंट के बदले में। माना अगर तुम कह रहे हो कि 15,000 रुपया चेक है, 30,000 रुपया चेक है, तो HIDC ने भी 30,000 रुपये दे रखे होंगे तुम्हें, तभी तो उसके बदले में चेक मिला उसे। आप मुझे चेक देने लगो, ठीक है, मेरी फीस 14,500 है, तो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ 14,500 का, तभी तो चेक दे रहे हो मुझे। और हमारी बात तो उसे क्यों नहीं मिलने चाहिए पूरे? एक ये आप मुझे गिफ्ट कर रहे हो, तो वहां राइट कम आ जाएंगे आपके। क्या गिफ्ट नहीं करा तो लेकिन 3 कंडीशन सर्टिफाइड है, तो गुड फेथ नहीं होगा, या सब्सिडेशन नहीं होगा, या मैच्योरिटी से पहले नहीं होगा। तीनों में होल्डर की कहीं ना कहीं तो गलती है। दो आदमियों को बराबर राइट कैसे दे दें जबकि दोनों आदमी में अंतर है कहीं ना कहीं। सी को क्यों मिला होगा 2,500 रुपये का? सी ने कुछ ना कुछ वैल्यू तो 2,500 रुपये दे रखी हुई नहीं रखोगी, तो दे रखी तो HIDC से निकल आएगा। HIDC तो है, लेकिन मैंने एक हफ्ता के लिए स्टैम्प वीजा का लगा हुआ है, तो HIDC इस केस में भी 28,000 रुपये रिकवर कर लेगा। ये गलती है उसकी, कितना वो जैसे 20,000 रुपये रिकवर कर पाएगा, HIDC तो रहेगा वो। कुछ फेर एक अलग चीज है, आपको ये नहीं पता कि दूसरे वाले ने गलती करी है, तुम्हें कानून का नहीं पता, इसे तो ये नहीं कहेंगे कुछ देती है। एक कानून का ना पता होने से नुकसान जरूर होगा आपको। क्या कहा जाएगा बताओ? तुम बहुत भोले हो, बहुत इनोसेंट हो, कानून के बारे में जानते नहीं हो, इसका मतलब थोड़ी है कि वोट कर दो। लेकिन नहीं पता होना, क्योंकि आपके कानूनन जो राइट है उन्हें कम कर देता है। ध्यान दीजिएगा, एक सेक्शन 20 हमने पढ़ लिया कि क्या राइट्स हैं किसके। दोबारा से एग्जाम्पल क्रिएट करके बताता हूँ। एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, लेकिन वाई ने एक्सेप्ट करते वक्त अमाउंट नहीं लिखी, मतलब कितने अमाउंट के लिए, एक्स ने भी नहीं लिखी, वाई ने भी नहीं लिखी। लेकिन दोनों के बीच में कॉमन एक तरह अंडरस्टैंडिंग है, और वाई ने ये कहा एक्स से कि इसमें आप 20,000 तक अमाउंट जो है वो फिलअप कर सकते हो, 20,000 रुपए तक की स्टैंपिंग कर दी गई इसकी। जो स्टैंप है इसके ऊपर वो लगे हुए हैं आपके 30,000 रुपए तक के। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स ने इसमें 25,000 फिलअप कर लिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो एक्स वाई से कितने रिकवर कर सकता है? केवल 20,000 रुपए रिकवर कर सकता है, पूरी अमाउंट नहीं रिकवर कर सकता जितनी इंटेंशन थी एक्स ने। लेकिन ये एक को पास ऑन कर दिया, ये मानते हो कि HIDC है, इन तीनों कंडीशन सर्टिफाइड होंगी कि HIDC कब होगा, जैसे 25,000 रुपए इसमें फिलअप किए गए, ठीक है ना, तो ए ने भी एक्स के लिए कुछ ना कुछ 25,000 रुपए का सर्विसेज गुड ट्रांसफर कर रखा होगा, तभी तो वो चीज आई इसके बाद। कंसिडरेशन है, मैच्योरिटी से पहले है, और ना ही ये कोई पता होना चाहिए कि एक्स ने वाई के साथ धोखाधड़ी की, ये गुड फेथ होता है, ठीक है। तो अगर ये HIDC है और ये डायरेक्टली वाई के ऊपर मुकदमा करना लगे, तो वाई अपनी दलील में ये नहीं कह सकता कि मेरी इंटेंशन केवल 20,000 रुपए की थी। वाई ए के सामने तो बिल्कुल नहीं कह सकता है। ए पूरे वाई से 25,000 रुपए रिकवर कर सकता है क्योंकि स्टैंपिंग अलाउ है। लेकिन अगर 35,000 रुपए भरे गए तो ए भी 35,000 रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि स्टैंपिंग नहीं है। ए उस केस में कितने रिकवर कर सकता है? केवल 20,000 ही रिकवर कर सकता है।
सॉरी 30,000 रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 20 में कि एचआईडीसी के क्या राइट्स हैं और होल्डर के क्या राइट्स हैं। एचआईडीसी के जो राइट्स होते हैं, जितने भी अमाउंट फिलअप है, लेकिन वो टैम की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें पूरे अमाउंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई होल्डर है केवल, तो होल्डर केवल उतनी ही अमाउंट रिकवर कर सकता है जितने की इंटेंशन थी, अंडरस्टैंडिंग जितने की थी, तो उतनी ही अमाउंट रिकवर की जा सकती है। ए ने बी को एक चेक दिया, ए ने बी को एक चेक दिया और उसमें लिखा कि आप उसमें 20,000 रुपये तक की अमाउंट फिलअप कर लीजिएगा। ए ने बी को एक चेक दिया, लिखा कि इसमें 20,000 रुपये तक की अमाउंट फिलअप कर लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन बी ने क्या किया, उसमें 40,000 रुपये की अमाउंट फिलअप कर ली। आपसे पूछा जा रहा है कि एक एक्टर देखे सेक्शन 20 एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, कौन कितना मुकदमा करेगा, वो गलत बात है, ठीक है ना। सेक्शन 20 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, तुमको बताइए दीजिए आप। तो ये जो भी धीरे धीरे करके मुझे रीडिंग करना भी बताना है इस चीज की आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में तभी आप सक्सेस हो सकते हो, नए नए कानून आएंगे और आप रीड नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। ए ने बी को एक चेक दिया, इंटेंशन रखी, अंडरस्टैंडिंग रखी कि इसमें 20,000 रुपये तक की अमाउंट फिलअप कर लीजिएगा। बी ने फ्रॉड करके 40,000 रुपये में फिलअप कर लिया, तो सेक्शन 20 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे। क्यों? अमाउंट की नहीं होगी या हो भी सकती है, करता है चलिए बराबर में 100 में नाम है। ये मान लीजिए टैंपिंग हुई है, भाई साहब क्यों नहीं, एंटाइटल को छोड़ो, मैं ये आपसे पूछूंगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सेक्शन 20 में जो भी हमने पढ़ा वो लगेगा नहीं लगेगा। भाई साहब के पीछे क्या नाम है, महिमा, महिमा नाम है, मानसी, ये बात चेक पे स्टैंपिंग ही जरूरत नहीं होती। सेक्शन पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सोचना पड़ता है, बुकों में लिखा जाता है आपका कि कौन सा सेक्शन कहाँ लगेगा आपका, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के छोड़ देंगे ये लोग। लेकिन जो कंडीशन है सेक्शन 20 के लिए स्टैंपिंग होना जरूरी है, आपने कर रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी तो नहीं है। चेक को ड्रॉ करने के लिए कितने अमाउंट का भर दीजिए आप, क्या स्टैंपिंग कभी देखी है आपने चेक पर? चेक के ऊपर स्टैंपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब वो चेक के ऊपर स्टैंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो ये सेक्शन लगेगा भी, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी लगा दोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। ये धीरे धीरे करके मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि याद करने में तो हजारों सर्कमस्टांस से निकलेंगे आपके। मैं केस बना दूं कि इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में होगा। होता क्या है, अगर वही केस आ गया तब भी एक बार जो रट्टू होता है वो तब भी कर लेंगे, लेकिन पेपर में नया केस आ गया ये आप मेरी कोई स्टूडेंट की शरारत है, मतलब बुलाते हो तो मुझे ध्यान दीजिए। तुम ये देखो मैं 10:30 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आज के दिन आपका वैसे बैच 12 बजे होता है ना, बिल्कुल 12 बजे आए। 10:30 से कोई बैच नहीं होता तो उस दौरान नहीं आए। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सेक्शन 20 जो है चेक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 20 केवल दो चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। पेज नंबर 77 देखेगा। क्या इतनी देर से क्या बताया मैंने आपको, एक बार आप केस स्टडी से देख लीजिए, मई 2007।
May 2007, ए जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी का बी का देनदार है. ए डज नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट. ए एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि देनदारी कितने की है. एंड हेंस ही मेक्स आउट ए ब्लैंक चेक इन फेवर ऑफ बी. इसलिए वो क्या करता है कि बी को एक चेक दे देता है. और चेक की जगह प्रॉमिस नोट लिखेगा. इसमें ब्लैंक चेक की जगह ब्लैंक प्रॉमिस नोट लिखेगा. चेक को काट दीजिएगा, प्रॉमिस नोट आएगा. इन फेवर ऑफ बी, साइंस एंड डिलीवर इट टू बी विद ए रिक्वेस्ट टू फिल अप द अमाउंट ड्यू पेबल बाय हिम. रिक्वेस्ट करता है कि जो भी अमाउंट पेबल है वो आप इसमें फिलअप कर लीजिएगा. बी फिल्स अप फ्रॉडुलेंटली द अमाउंट लार्जर देन द अमाउंट ड्यू. बी धोखाधड़ी करके ज्यादा अमाउंट इसमें फिलअप कर लेता है. पेबल बाय एंड एंडोर्सेस द चेक टू सी इन फुल पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बी. और जो ए करता है, मतलब उसे एंडोर्स जो कर देता है वो सी के लिए कर देता है. मतलब बी ने जानबूझ के धोखाधड़ी करके ज्यादा अमाउंट भर ली और एंडोर्समेंट कर दिया सी को. तो सी की तो कोई गलती नहीं है. इसमें लिखिएगा प्रोमिसरी नोट ऑफ ए डिसऑनर्ड. मैं चेक जहां पर है वहां पे प्रोमिस नोट लिख लीजिएगा. प्रोमिसरी नोट ऑफ ए इज डिसऑनर्ड रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस द राइट ऑफ बी एंड सी. तो यहाँ पे सी तो एंटाइटल्ड है, ठीक है ना, लेकिन बी एंटाइटल्ड नहीं है. मतलब बी केवल उतने अमाउंट के लिए एंटाइटल्ड होगा जितना की उसमें इंटेंशन होगी, जितना की ड्यू होगा. लेकिन सी जितना भी अमाउंट फिलअप की गई है पूरे के लिए एंटाइटल्ड है. आंसर देखिएगा. बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ओनली सच अमाउंट एज वाज इंटेंडेड टू बी पेड बाय बी. अब क्योंकि इसमें एग्जैक्टली अमाउंट नहीं लिखी हुई तो ये लिखोगे जितने की इंटेंशन थी. और नीचे सी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द होल अमाउंट ऑफ द प्रोमिसरी. तो क्या करूं मैं, इतने आऊंगा इतने अब जाना है. आप ही लोग ही पास में हो, कोई पकड़ लो. आप उधर ध्यान ही मत दीजिए ना. तो ध्यान क्यों दे रहे उधर. क्या इलाज में होता है. अरे ये दिमाग से वैसा है. अब इसका कोई इलाज तो नहीं है ना चिर का. तुम कुछ कह दो, मीडिया वाले ने देख लिया, जो कितनी नाइंसाफी. मीडिया वाले तो ऐसे खराब होते हैं ना, कितनी बेरहमी से. अब कल क्या हुआ, कल परसों 2 बच्चों को, इस तरह के बच्चे होंगे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया. मीडिया वाले ने फोटो खींच दी. पुलिस वाले सीट पे बैठे हैं, वो बच्चे नीचे बैठे हुए थे. कितनी बेरहमी. पुलिस वालों को शर्म नहीं आती बिल्कुल. अब तो ना गोदी में बैठाएंगे ऐसे बच्चों को. अब गोदी में बैठाएंगे उन्हें. अब तो कुछ करो तो दिक्कत है, कुछ ना करो तो नहीं. तो इस बात में वो कड़वी सच्चाई पीपली लाइव में दिखाई गई. कितनी खराब है मीडिया ये मामले. पीपली लाइव जिन लोगों ने देखी होगी ना, ये कड़वी सच्चाई है कि मीडिया को तो कुछ ना कुछ चाहिए बस. अब आप ही बताइए कि इस तरह से फ्रस्ट्रेशन ही तो हो रहा है. 2-3 लगा दिए इसके तो भी गलत है. वो भी नहीं लगाए तो परेशान हो ही रहे हम लोग.